जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम साहित्य यात्रा में। साहित्य यात्रा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं वरिष्ठ साहित्यकारों से और उनके जीवन से जुड़े अनछुए एवं बेहद खास पड़ावों से। साथ ही सुनते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव जिन्होंने उनके जीवन को साहित्य की पटरी पर लाने में एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, एक साहित्यकार होना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी परिकल्पनाओं को बेहद कम शब्दों में कुछ इस तरीके से पेश कर पाएं कि सुनने और पढ़ने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए। मुझे जावेद अख्तर जी की नज्म की कुछ पंक्तियां याद आती है कि जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। और ऐसे ही हैं हमारे आज के साहित्यकार, जिनकी कलम चली है समाज की बुराइयों पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार अश्व घोष जी का। बहुत बहुत स्वागत है अश्व घोष जी आपका हमारे कार्यक्रम में। अश्व घोष जी, वैसे तो आपकी साहित्य यात्रा पर हम चर्चा करेंगे ही, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ। ऐसा है खुशबू जी, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला, तो जिला बुलंदशहर के में एक गांव है, गांव ही है रनेरा गांव। हाँ, ये जेवर के पास स्थित है। जेवर आपने सुना होगा, आजकल हवाई अड्डे की तैयारियां हो रही हैं। नोएडा में चला गया जेवर, मेरा गांव बच गया अभी नोएडा से, और वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा वहीं रनेरा के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। उसके बाद मेरे पिता खुर्जा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का ही एक कस्बा है, शहर है खुर्जा, तो वहाँ मैंने हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन किया और अंत में मैंने एमए पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। बुलंदशहर में ही आपने? अलीगढ़ पड़ोस में अलीगढ़ है। हाँ जी। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एंड मैंने एजुकेशन का वहाँ किया। और यदि हम जानना चाहें कि आखिरकार आपकी ये साहित्य यात्रा, इसका आरंभ किस प्रकार हुआ? आरंभ ऐसे हुआ, मैं आपको बताऊं, मेरा जो शहर था खुर्जा, वहाँ कवि सम्मेलन बहुत होते थे और कवि, मेरे यहाँ के दो कवि, जिनमें से एक मेरे गुरु थे राधेश्याम प्रगल्भ और एक प्रोफेशनली कवि थे निर्धन जी। तो वो ये लोग दूसरे शहरों में कवि सम्मेलनों में जाते थे और ये अपने शहर में भी कवि सम्मेलन कराते थे। मतलब माहौल मिला आपको वहाँ पे कि माहौल, कवि सम्मेलन होते रहते थे। कविता का माहौल मिला, लेकिन मैंने कभी ये दिमाग में नहीं सोचा कि मैं मंच से पढ़ूं। ये हुआ मुझ पर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और फिर आगे चल के धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, इनके प्रभाव पड़े। तो मैं छपने ही वाले कवियों में ज़्यादा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी पत्रिका में मेरी कविताएं आती हैं, पत्र में आती हैं, या मेरा संकलन कोई आता है तो प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता आगे बढ़ने के लिए। तो क्या बचपन से ही आपको ये किताबें, उनकी किताबें पढ़ने का शौक था? हाँ, या फिर? हाँ, बहुत शौक था। मैंने बचपन में ही ये पढ़ डाले थे, आंसू जयशंकर प्रसाद का और दूसरे कवियों की पढ़ डाली थी सब बचपन में ही। हाँ। तो बचपन से ही क्या आपके घर में ऐसा आपको हाँ, माहौल मिला? मेरे पिता अध्यापक थे, वही मेरे गुरु रहे प्रारंभ में। तो उन्हें खुद पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो घर में मैगजीन्स भी लाते थे। हमारे ज़माने में बाल सखा, मैं बताऊं खुशबू जी, मैंने आज़ादी जब मिली हमें तो मैं तीसरी क्लास में था, तो मैंने वो ज़माना देखा था। तो तब की पत्रिकाएं मैं बात कर रहा हूँ आपको, बाल सखा बच्चों की पत्रिका निकलती थी, तो हम लोग पढ़ते थे उसे। तो शुरू से ही पढ़ने लिखने का शौक़ रहा।
एक माहौल मिला आपको घर से ही। हाँ। और शुरुआत तो घर से अच्छा, ही होती शुरुआत है। एक और मैं कहना चाहूँगा यही, स्वागत है। प्रारंभ में मैं चित्रकार बनना चाहता था। चित्रकार बनने की हाँ, आपकी ख्वाहिश थी? हाँ, ख्वाहिश थी। और मैं ये शायद हमें नहीं पता होगा, हमारे दर्शकों को, और हमें ये जानकारी नहीं थी। होगा। तो मैं चाहता था कि मैं एक चित्रकार बनूं। तो हुआ ये कि एक तो इंटरमीडिएट के बाद हमारे कॉलेज में बीए ड्राइंग में नहीं थी। तो मैंने अपने पिता से कहा कि ये उस समय होती थी देहरादून में थी, और खुर्जा से देहरादून बहुत दूर पड़ता था, या मेरठ थी हमारे नज़दीक, लेकिन मेरठ भी असंभव था। पिताजी बोले कि जो कुछ यहाँ शहर में है वो ही तो तुम फिर पढ़ वही लो। होता है कि जो पास हाँ, में हाँ। है वहीं से अच्छा, कर दूसरा लीजिए। ये था कि कॉस्टली बहुत था, कैनवस, ब्रश, कलर्स। हाँ, ये तो बिल्कुल और सही बात है। हम लोग निम्न मध्य वर्ग के, मानिए प्राइमरी के सब चीज़ें ध्यान में मास्टर रखनी हाँ, पड़ती तो है। फिर तो वो धीरे धीरे वो जो कला थी मेरी, जो चित्रकला, वो शब्द कला में परिवर्तित होती चली गई, और मुझे साहित्य का शौक लग गया। तो आपने, आपकी जो पहली रचना, आप ज़्यादातर कविताएं लिखते हैं, हाँ। और उसी के लिए आपको एक पहचान भी मिली है साहित्य के जी, क्षेत्र में। हालांकि आपने कहानियां भी लिखी है, पर यदि आपकी पहली रचना के जन्म की मैं बात करूं, तो कब आपने पहली रचना लिखी थी? ये मैंने आपको मैं बताऊं, मैं जब एमए प्रीवियस में था, ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 61 की, तब मैंने रचना लिखी। उसके बाद मैं लिख के रखता चला गया। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर, अक्सर वही होता है, आज भी बहुत से लोग हैं ऐसे। हाँ, तो वो फिर मुझे कुछ ऐसे मेरे गुरु लोग, मेरे मित्र ऐसे बने, उन लोगों ने कहा कि तुम इन्हें लिख लिख के कब तक रखे रहोगे, इन्हें छपवाने के लिए पत्र पत्रिकाओं में भेजो। तो मैंने 67 में मैंने 5 रचनाएं भेजी। राजस्थान में एक पत्रिका निकलती है, आज भी निकलती है, साहित्य अकादमी की पत्रिका है, मधुमती। हाँ, तो मैं उसमें 5 मेरी रचनाएं मैंने फ्री वर्ड से लिखना शुरू किया। बाद में तो वो 5 छपी। फिर शिमला से हिमप्रस्थ निकलती थी, तो उसमें छपी, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता चला गया। अलग अलग पत्रिकाओं में अच्छा, आपकी कविताएं छपी। तो हुआ ये कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तब कोई कवि सभी विधाओं में लिखता था। तो मैंने भी गीत भी लिखी, गज़ल भी लिखी, और बच्चों के लिए भी लिखा। सभी कुछ आपने लिखा है। तो मैंने सभी कुछ लिखा, लेकिन आज की तरह नहीं। आज ये है कि ये कवि हैं, ये शायर हैं, ये कथाकार हैं, इस तरीके की ये पार्टीशन हमारे ज़माने में नहीं था, ये दीवारें नहीं थी। तो मैं आज आपने भी अलग काव्य की अलग अलग विधाओं पे काम किया है, उस पर मैंने किया अभी जरूर आएंगे। हाँ, तो आपको मैं बताऊं कि अब तक मेरी प्रकाशित रचनाओं में कि मेरी एक कहानी संकलन है मेरा, और 2 खंड काव्य मैंने लिखे। खंड काव्य भी आपने लिखा है। उसके बाद मैंने 9 नवगीत संकलन है मेरे। उसके पश्चात 5 गज़ल संकलन है, और 5 कविता संकलन है, और बच्चों के लिए मैंने जो लिखे 7 बाल कविता संकलन है। और बच्चों की बात ऐसी रही, ये मैंने अभी शुरू किया था, ये तो 25 वर्ष का मेरा इतिहास है बच्चों वाला। तो 25 या 28 कुछ इतने ही वर्ष हुए होंगे। मेरे बच्चों ने ये कहा, हाँ, समय दिया है लेकिन अपने साहित्य को। हाँ, मैंने बच्चों ने मुझे ये कहा कि पापा आप बड़ों के लिए लिखते हैं, आपकी कविताएं हमारी समझ में तो आती नहीं है, कुछ बच्चों के लिए भी लिखो। तो बात मेरी लगी। और एक यहाँ के रविन्द्रनाथ त्यागी, यहाँ के बहुत मशहूर, वो राष्ट्रीय स्तर के व्यंगकार थे। तो रविन्द्रनाथ त्यागी जी ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि वो कभी अधूरा माना जाता है जो बच्चों के लिए न लिखे। तो उन्होंने साहित्यकार के बारे में भी उन्होंने कहा, देखो प्रेमचंद ने भी बच्चों के लिए भी लिखा, और मैंने भी बच्चों के लिए लिखा, और
उन्होंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए कि इसने भी बच्चों के लिए लिखा, इसने, तो तुम भी क्यों नहीं लिखते, बच्चे ठीक कहते हैं। तो मैंने उन्हें एक कविता बच्चों को, जो सबसे पहली मेरी कविता थी, स्वागत है अश्वघोष जी। तो वो था क्या हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। वाह। ये लोग कविता है, गली गली में बच्चे गाते फिरते हैं इसे, तो मैंने इसको आधार मानकर मैंने लिखा और इसमें एक कहानी, मछली की कहानी समा गई। देखिए, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। मछली बोली ओरे भाई, अंदर खुदी हुई है खाई, खाई में है मच्छ निराले, तनके उजले मन के काले, इनसे मुश्किल जान बचानी, कैसे कहूँ कि कितना पानी। वाह, बहुत हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। तो मछली बोली ओरे भाई, अंदर खुदी हुई है खाई, खाई में है मच्छ निराले, तनके उजले मन के काले, इनसे मुश्किल जान बचानी, कि जब जब भी अंदर जाती हूँ घिरा हुआ खुद को पाती हूँ। वाह। जब जब भी अंदर जाती हूँ घिरा हुआ खुद को पाती हूँ, करते हैं जालिम मनमानी, कैसे कहूँ कि कितना पानी। और अंत में बच्चा कहता है कि मैं बतलाऊं ध्यान लगाना, अब के गोल बांध कर जाना। बच्चा कहता है मछली से कि मैं बतलाऊं ध्यान लगाना, अब के गोल बांध कर जाना, जाते ही हमला कर देना, हल्ले में हल्ला भर देना, मर जाएगी सबकी नानी, फिर बतलाना कितना पानी। हरा समंदर बेहद खूबसूरत। अश्वघोष जी, आपने बताते बताते इस चर्चा में हमें ये बताया कि कविताओं के साथ आपने गज़लें भी लिखी है। मैंने तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ऐसा हुआ कि मेरे कुछ मित्र, एक तो ये हुआ कि एक गज़ल में दुष्यंत कुमार त्यागी बड़े प्रसिद्ध हुए और एक सारिका का अंक निकला था, उनके ऊपर ही आधारित था वो दुष्यंत गज़ल विशेषांक। तो एक मेरे कुछ मित्रों ने गज़ल, तो हमने कही गज़ल भी लिख के देखते हैं, आखिर उन्हें लिखने वाले भी आदमी हैं, शब्दों से प्रेम आपको था ही शुरू से। तो था, तब मैंने कुछ गज़लें लिखी और धीरे धीरे करके ऐसा हुआ 500 गज़लें मैंने लिख दी। 500 गज़लें आपने लिखी? हाँ, तो मैं आपको बताऊं, 500 मैंने कविताएं, फ्री वर्स यानी कविताएं, 500 मैंने गज़लें और 150 मैंने बच्चों के गीत, और आपको मैं बताऊं मैंने 900 नवगीत लिखे हैं। गीत भी लिखे और वो अलग है, मेरी 2 खंड काव्य, और मैंने थीसिस लिखी थी, तो मेरी थीसिस भी प्रकाशित है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी हर चीज़ प्रकाशित है अब तक की। तो गज़ल के बारे में आप कहें तो मैं कुछ, सच में बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे साहित्यकार होते हैं जो कविताएं भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं। आपने नहीं, मैं सबको कविता ही मानता हूँ। ये कविता के अंतर्गत कविता की विधा है, तो कविता ही है ये भी। और वो पता नहीं क्यों मुझसे कोई पूछे कि आपको किस में रुचि ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि मेरी संपूर्ण में रुचि है, मैं कविता ही मानता हूँ इसको। तो मैं आपको एक बात मैं सुनाता हूँ, शेर। स्वागत है। कि मुझसे वो हालात न पूछ, मुझसे वो हालात न पूछ, कैसे काटी रात न पूछ। बहुत प्यारा। मुझसे वो हालात न पूछ, कैसे काटी रात न पूछ। और देखना कि मैं ही कातिल, मैं मकतूल, जिसका कत्ल हुआ है, मैं ही कातिल, मैं मकतूल, मेरे मन की बात न पूछ। मैंने ही अपना कत्ल किया है कि मैं ही कातिल, मैं मकतूल, मेरे मन की बात न पूछ। और आप शेर देखें एक कि बालक कोरा कागज एक, बालक कोरा कागज एक, किसने लिख दी जात न पूछ। बालक कोरा कागज एक, किसने लिख दी जात न पूछ। और गम को उसने जी कर रोज, गम को उसने जी कर रोज, जो पाए आघात न पूछ। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि कितना बरसा जाकर देख,
कितना बरसा जाकर देख, बादल से औकात न पूछ। आहा, बादल से औकात न पूछ, बेहद खूबसूरत पंक्ति। कितना बरसा जाकर देख, बादल से औकात न पूछ। आपका ये काफिया और रदीफ का जो आपने इस्तेमाल किया है इसमें, वो बेहद बहुत बहुत प्यारा है। नहीं, मैंने कोशिश, एक बात मैं आपको बता दूं खुशबू जी, मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं वो लिखूं जो अभी तक न लिखा गया हो। कोशिश मेरी रहती है। हालांकि एक सोचने की एक पीरियड होता है, सोचने का, थिंकिंग का तरीका भी सबका एक सही होता है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं अजूबा निकाल रहा हूँ कहीं से, लेकिन विषय में भी बहुत सारे विषय होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है, मैंने आम आदमी के लिए उसी की पीड़ा लिखी है, उसी की बातें लिखी हैं, तो उसकी जो कारण हो सकते हैं मैं उतरता रहता हूँ उसके अंदर, आम आदमी के अंदर जो जो उसकी समस्याएं हैं उन पर ही मैं लिखता रहता हूँ। मतलब जो अनछुए पहलू हैं, हम कह सकते हैं, उसको छूने की आप कोशिश करते हैं। करता हूँ। अब कितना सफल होता हूँ मैं, मुझे तो बहुत पसंद आई और मैं उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आई होगी आपकी ये गज़ल। उसके बाद आप कह रही थी कि आपने मैंने गीत का ऐसा हुआ कि मैंने कुछ गीत लिखे, नवगीत मुझे प्रभावित किए, लोगों के औरों के भी थे जो हमसे सीनियर थे, लिखते थे। ये आपने गीत लिखना कब से शुरू किया? ये भी ये, आपने नहीं, पहले से ही ये मैंने किया, ये मैंने 80 में मतलब पहले आपने कविताएं लिखी, नहीं 80 फिर नहीं साहब, मैंने 71 में मैंने ये लिखना शुरू किया गीत। हुआ ये कि कुछ पत्रिकाएं जब आने लगी तो उसमें नवगीत मुझे बड़े प्रभावित किए। दूसरा ये था कि मैं जो कविताएं लिखता था तो कुछ मेरे साथी बोले कि तुम नवगीत के बहुत करीब हो, तो नवगीत लिख के देखो। तो मैंने लिखे और वो छपे और पसंद भी आए लोगों को। पसंद भी आए लोगों को। और फिर मेरा उनसे बहुत खास परिचय था, नागार्जुन जी से। मैं जब कोटद्वार में था तो वो यहाँ आया करते थे, लैंसडाउन रुका करते थे। एक हमारे मित्र प्रोफेसर थे, माँ उनके पास वो रुका करते थे। तो जब जाते थे तो मेरे यहाँ कोटद्वार जरूर मिल कर जाते थे। फिर ऐसा था कि बिजनौर रुकते थे। बिजनौर में छोटी जो गोष्ठियाँ होती थी या छोटे रूप के कवि सम्मेलन वो मिलते थे। तो वो मुझसे एक बात कहते थे, जो आज तक मुझे गीत लिखवा दिए हैं जिसने, वो ये कहते थे कि अशोक तुम बहुत बढ़िया लिखते हो गीत, और गीत जरूर लिखते रहना और चीज़ भी लिखते रहना, क्योंकि एक तो वो कहने लगे कि गीत हमारी संस्कृति है। गीत जन्म हो तब गीत होता है, शादी हो तब गीत होता है, मरण हो तो भी गीत होते हैं, जुड़ा हुआ है हमारे जुड़ा जीवन हुआ से। तो गीत हमारी संस्कृति है। तो वो चीज़ मुझे गीत लिखवाती रहती है। मैं लिखा भी है अपने फिल्मों पर, किताबों के फिल्म पे लिखा हुआ अच्छा, है। आपने बताया कि आपने शुरुआत कविताओं से की थी, फिर आप गजलों में आए और आपने गीत भी लिखे। मैंने साहित्य को, और फिर मैं ये चैलेंज के रूप में मैंने कहीं तो ये मैंने विधाएं अपनाई। हुआ ये कि प्रभावित हुआ, मान लिए अपने सीनियरों को पढ़ा, उनके गीत अच्छे लगे, तो मैंने भी कोशिश की कि गीत लिखूं, तो गीत लिख लिए और सफल रहा मैं। गज़लें लिखी, गज़ल में मैं सफल रहा। बच्चों का लिखा, बच्चों में मैं सफल रहा। और मैंने जरूर आपको मतलब अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण कार्य करने में, हाँ, करने में मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब भी मैं भले ही उम्र ढल रही है, लेकिन मैं कोशिश ये रहती है कि मैं चुनौतीपूर्ण ही कार्य करूं कोई, और खामोखा मैं डंडा लेकर नहीं पड़ता कविता के पीछे के मेरे पास आ, मुझसे डर और मैं तुझे जीना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, स्वतः आए मेरे अंदर। और अध्ययन, देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास, ये तीन बहुत ज़रूरी हैं आदमी के लिए। प्रतिभावान सब नहीं होते, लेकिन अध्ययन और अभ्यास से
प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही। किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, आप सफल हो सकते हैं। आप सफल जरूर तो होंगे। मेरा भी मैंने अध्ययनशील में बहुत ज़्यादा हूँ, और तो अध्ययन जो मैं करता रहा तो उसमें ये निकल गया। हाँ जी। और यदि मैं आपको बहुत से सम्मानों से नवाजा जा चुका जी, है, जी। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य से भी आपको नवाजा जा चुका हाँ, है, तो उसके बारे में हमें बताइए कुछ मैं- कि कैसा मैं- महसूस होता है जब इतना प्रेम मिलता है आपको। देखिए, मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि मुझे पुरस्कार ही मिले। बस ये मेरे अंदर से मुझ पर एक कला थी जिसे मैंने अनुभूति की अभिव्यक्ति की, और मैंने समाज के गरीब, उत्पीड़ित और उन लोगों की समस्याएं अपने साहित्य में लिखी। लेकिन मैं जो पुरस्कार मुझे मिले, छोटे मोटे पुरस्कार कहूँगा, कोई मुझे लखटकिया पुरस्कार नहीं मिला, और ना मैंने कभी आकांक्षा की है। कभी मिल गया तो सो फार सो गुड, नहीं है तो नहीं है। मैंने पुरस्कार के लिए लिखना शुरू नहीं किया। मेरे पास मेरा बहुत कुछ अंदर से बाहर का, जो बाहर घट रहा है वो अंतरतम को नहीं भाता है, बस मैं उसकी अभिव्यक्ति कर देता हूँ। तो आप समाज के सामाजिक हाँ, विषयों पर लिखना हाँ, पसंद सामाजिक, करते हैं। पर इसके साथ साथ क्या आपने बोल सकते हैं हम कि पहाड़ों को या पहाड़ों के दर्द प्रकृति पे न, प्रकृति तो मेरी उस पर सबसे आपने प्रिय है। लिखा है। हाँ, वो तो आप बगैर प्रकृति के अध्ययन के आप नहीं चल सकते। देखिए, मैं अभी आपको एक गीत सुनाता हूँ छोटा। 2 पंक्तियां, स्वागत है। कि वक्त के अनगिन दबावों से गंध गायब है गुलाबों से। आहा। वक्त के अनगिन दबावों से गंध गायब है गुलाबों से, और सिर्फ कांटेदार टहनी है, सिर्फ कांटेदार टहनी है, देह जिस पर रहनी है। वाह। सिर्फ कांटेदार टहनी है, देह जिस पे रहनी है, लोग पाना चाहते हैं हल बागवानी की किताबों से, वाह। गंध गायब है गुलाबों से। आहा, तो प्रकृति तो आधार रहती है। प्रकृति से आप बचकर कविता नहीं कर सकते। और वो जिसने कभी ये कसम ही खा ली हो कि मैं प्रकृति का तो इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, तो मूर्ख मैं कहूँगा उसे। प्रकृति के बगैर तो कविता है ही नहीं। प्रकृति तो हर जगह है, और बल्कि मैंने तो प्रकृति को ही रूपक बनाकर आदमी के ऊपर डालने। गंध गायब है गुलाबों से, ये नवयुवकों के जो आज एक अंधी दौड़ चल रही है हाँ, तो वो उसकी वजह से ही है कि गुलाब वो बच्चे हैं, अभी निकले, हाँ, लेकिन एक अंधी दौड़ में शामिल हैं और कुछ। अच्छा, आपने आत्मविश्वास की बात की थी, तो आपको क्या लगता है किसी के भी जीवन में आत्मविश्वास की क्या अहमियत होती है, या आपकी साहित्य यात्रा में आत्मविश्वास ने क्या भूमिका निभाई? आत्मविश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली तो आपके अंदर विश्वास ही जागृत होना चाहिए कि कोई कदम बढ़ाने से जैसे कि आपने कहा कि आपके दोस्तों ने आपको बोला कि आप इसको छपवाइए जाके, लेकिन कई लोग आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं जो लिखते हैं, पर वो शायद उनकी जो लेखनी है वो सिर्फ किताबों के कुछ पन्नों तक सिमटी है। उसके साथ एक ऐसी बात हो जाती है कि वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप, अंतर्मुखी होते हैं, और वो ज़्यादा इन सब को वो खुद को ही संतुष्ट करने के लिए लिखते हैं। लेकिन मैंने तो बाहर का परिवेश देखा था ना, कि कवि सम्मेलन देखे, किए बहुत कम, लेकिन देखे, तो वो देखे तो बाहर जा रही है, मतलब कवि अपने कविता को बाहर ले जा रहा है। वो हर शहर में जाते होंगे, छप रही हैं, तो जाहिर है कि रचनाएं छप के बाहर जा रही हैं, शाया हो रही हैं। तो ऐसे ही मैंने और वो छपी, और फिर तो आत्मविश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो गया। बहुत खूबसूरत आपने बातें बताई अश्वघोष जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवाओं के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? मैं एक तो ये है कि आप अपना एक पंक्ति में कुछ भी सुझाव जो ज़रूरत है, अपने विवेक को जागृत रखिए, और आप में आत्मविश्वास होना चाहिए।
और किसी भी कार्य, कोई ऐसा भी कार्य दुनिया में, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे हम न कर सकें, क्योंकि मनुष्य ने ही सब कुछ मनुष्य ने ही किया है। तो कोई भी ऐसी कार्य जिससे हम करना चाहें हमारे लिए असंभव नहीं है। वाह, बेहद खूबसूरत सुझाव। हाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस सुझाव को मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्व घोष जी। वैसे तो ये साहित्य यात्रा का ये कुछ मिनट काफ़ी नहीं है आपकी साहित्य चर्चा के लिए, पर वक्त मुझे इतनी ही अनुमति देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और हमारे जो आज के अश्व घोष जी, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आज के अतिथि थे, उन्होंने जो सुझाव दिया है वो आप ज़रूर याद रखिएगा कि आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। फिर मुलाकात होगी साहित्य यात्रा की एक नई कड़ी के साथ। तब तक रखिए ख्याल। नमस्कार।